निकालने तो दीजिए भाई, बाहर निकालने दीजिए, बाहर आने दीजिए। शिवहर दौरे पे आने का उद्देश्य क्या है सर? शिवहर तो मेरा घर है, शिवहर तो हम हर महीने आते रहते हैं, तो उसी क्रम में हम फिर आए हैं। और इस बार आने का जो कारण था मेन, वो था रीगा चीनी मिल को देखना था और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना था और ये देखना था कि उसको किस तरह से उसको फिर से चालू करवाया जा सकता है। पिछले सप्ताह 10 दिन पहले उसके जो मालिक हैं ओम प्रकाश धानुका जी, वो दिल्ली आए थे, उन्होंने मुझसे भेंट की। मैं ले जा कर के उनको लालू जी से मिलवाया मैंने, उसके बाद तेजस्वी जी से भी मिलवाया और उसको लेकर के बहुत ही अच्छी बातचीत हुई कि उसको चालू करना चाहिए। ये बहुत बड़ी डिमांड है पूरे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए बहुत आवश्यक है। करीब 2.5-3 लाख परिवार उससे जुड़ा हुआ है और पूरे क्षेत्र का विकास उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये बात 10-15 दिन पहले हुई थी। फिर हमको हुआ कि हम आकर के स्वयं देखें कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो आज हम चीनी मिल गए रीगा और वहाँ पे जा कर के पूरा चीनी मिल का कंपाउंड, उसकी फैक्ट्री, उसका फ्लोर, उसकी मशीन, उसका बॉयलर, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण किया वहाँ के जो भी स्टाफ अभी कार्यरत हैं उन लोगों के साथ। और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और ये बताया कि ये क्यों इस इलाके की विकास की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमको ये लगता है कि उसको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। सरकारी स्तर पे हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने भी आश्वासन दिया है, धानुका जी से भी बातचीत हुई उसमें भी। और उसके बाद जब वो लौटे पटना तो उन्होंने अपने विभाग में मंत्री जो कृषि विभाग है उसके सचिव से भी बात करके उसको फिर से जीवित करने की बात की है। लेकिन उसमें बहुत सारे लीगल जो होते हैं, कानूनी पक्ष है उसका और तकनीकी पक्ष भी है। तकनीकी पक्ष उसका है कि वो बहुत पुरानी मशीन वहाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक जो सबसे बड़ा उस रीगा चीनी मिल के साथ का दुर्भाग्य है कि उसके बारे में उद्यमियों के बीच में एक झूठ बात कह दी गई है कि इसको जीवित नहीं किया जा सकता है, ये सड़ गई है, गल गई है, बर्बाद हो गई है। और इस पूरे इलाके में, सीतामढ़ी के इलाके में अब गन्ना की खेती नहीं होती है, तो कोई उद्यमी उसको लेना नहीं चाहता है। और नतीजा ये है कि 50,000 जो उसके लोग हैं जो डायरेक्ट उससे रोज़गार पा रहे थे, वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं और किसानों का करोड़ों रुपया फंसा पड़ा है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, मशीन भी बहुत बुरी हालत में नहीं है और इथेनॉल का काम तो वहाँ तुरंत शुरू किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि जितना गन्ना का उत्पादन उस इलाके में हो रहा है, उससे उतनी बड़ी मिल का संचालन करना को चलाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन लोगों ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही मिल कोई लेगा या सरकार इसमें पहल करेगी तो ये पूरा इलाका गन्ना से पाट दिया जाएगा और जो 65 लाख टन गन्ना की आवश्यकता है वो आराम से पूरी की जा सकती है। अभी वहाँ पे 18 से 20 लाख टन गन्ना की खेती हो रही है। मजदूर वहाँ अभी भी अनशन पे और धरने पे बैठे थे, इसको क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, कोई अभी अनशन पे और धरने पे नहीं है। वो अनशन और धरना तभी समाप्त हो गया था जब मेरी और धानुका जी की आदरणीय तेजस्वी जी से मीटिंग हुई थी और लालू जी से आश्वासन मिला था। तो अभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। संकेत क्या है सर, चालू हो जाएंगे ये? संकेत और उम्मीद यही है कि उसको चालू किया जा सकता है और जल्दी किया जाएगा। और उस और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उसमें कुछ कानूनी पक्ष भी इन्वॉल्व है। वो अब कंपनी ना ओम प्रकाश धानुका की है ना किसी और की है, वो अब चली गई है नीलामी की प्रक्रिया में और NCLT के पास है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी उसको हम लोग शुरू कर दें या उसको हम लोग कह दें कि आज कल में हो जाएगा, ये संभव नहीं है। टोटल किसानों का तकरीबन जो हमको जानकारी मिली है वो 50 करोड़ है। उसके बाद 70 करोड़ के आसपास देना है लिक्विडेटर को। कितना देना है? 70 करोड़ के आसपास। 70 करोड़। प्लस ये कि उसको स्टार्ट करने के लिए, काम चलाऊ स्टार्ट करने के लिए भी 10 से 15 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। तो मिला जुला के ये समझिए कि 150 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये 150 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये अगर शुरू हो जाता है तो 2 से 3 लाख लोगों के लिए राहत की बात होगी। किसानों द्वारा कहा जाता है
मिल को वेंटिलेटर पर ले जाने में धनुका जी की अहम भूमिका है। धरने में बैठे हुए थे तो वहाँ पे किसानों द्वारा कहा जा रहा था। देखिए, अब किसकी क्या भूमिका है ये इस पे तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई होंगी जिससे ये हुआ। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि आज जितने लोग मुझसे मिलने आए उन लोगों ने ये कहा कि धनुका जी का सिर्फ एक ही सपना है अभी भी इस उम्र में भी कि मिल चालू हो जाए। तो दोनों पक्ष हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों से मैंने बात की तो उन लोगों ने ये कहा कि की प्रक्रिया में सर तो इतना जल्दी आसान नहीं होगा। नहीं, वो स्टेज पे है उस। हाँ, पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी की भूमिका क्या होगी आपके आने वाले चुनाव में सर? देखिए, ऐसा है कि जो जिम्मेदारी मुझे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दी है, उसका यथासंभव यथाशक्ति मैं निर्वाह करूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसका अच्छी तरह से पालन करूंगा और मैं करता आया हूं। जो काम मुझे दिया जाता है मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाता हूं। अभी चुनाव आने में 1 से 1.5 साल का समय है। इस बीच में संगठन को लेकर के कोई काम करना हो या किस तरह से संगठनिक उसमें कोई परिवर्तन होना है या जो भी जिम्मेदारी हमारे नेता की तरफ से हमको दी जाएगी उसको पूरी तरह करूँगा मैं। सर, रोजगार के लिए क्या ठोस कदम उठाया गया सरकार तरफ से? आप देख ही रहे हैं। ये बताइए कि आज से 6 महीना पहले जब तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री नहीं थे और ये सरकार दूसरे गठबंधन में थी, तब में और अब में आपको अंतर नहीं दिखता है? हमारे माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं यहाँ पर बेलसंड के, संजय गुप्ता जी, पूछिए कितना नौकरी हम लोगों ने दिया है। रोज़ हर 2 दिन 4 दिन पर कोई ना कोई बहाली होती है। अभी 10,000 पुलिसकर्मियों की बहाली हुई। तो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुआ। बहाली का जो काम है भाई, ये इस बात को समझ लीजिए कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति है तो बहाली होगी। और नौकरी की वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में 5,000 तो डॉक्टर की वैकेंसी है खाली बिहार में। तो वो थी, वो नहीं हो पा रही थी। किन कारणों से नहीं हो पा रही थी, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रकाश डाला है। तो वो एक असहज गठबंधन में थे, अब सहज गठबंधन में आ गए हैं और बहुत सहजता से काम हो रहा है। और जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था पिछले चुनाव में कि रोज़गार ही मिशन है, तो राष्ट्रीय जनता दल का और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो मिशन है, जो सपना है, वो है रोज़गार, और उसके ओर हम लोग अग्रसर हैं। सर, बिहार में सरकार महागठबंधन के क्या आने वाले 24 और 25 की तैयारी किस तरह करेंगे हम? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, और वो एक सामाजिक न्याय, सामाजिक सरोकार का आंदोलन है। उसमें सबको सम्मान, सबको रोज़गार, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देना है। तो उसकी ओर हम लोग अग्रसर हैं और यही हमारे इलेक्शन की तैयारी है कि जो बेरोज़गार है उसको नौकरी दी जाए, जिसको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसको समाज में उस तरह का स्थान नहीं है, उसको वो दिलवाया जा सके, सबके साथ न्याय हो सके और कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं हो, नौकरी हो चाहे रोजगार हो। विपक्ष का इल्जाम है कि सर आने वाले चुनाव में जो है क्लीन बोल्ड हो जाएगी जो है महागठबंधन, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो वो खुद क्लीन बोल्ड हो गए हैं। 3 विकेट उखड़ के फेंका गया, पता नहीं चला। ये अपना विकेट लगा रहे थे महाराष्ट्र में और यहाँ 3 विकेट उखड़ गया, क्लीन बोल्ड हो गए। जो खुद क्लीन बोल्ड हुए हैं और अभी क्लीन बोल्ड होने के बाद ऐसा सदमा में है, ऐसा इसमें है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उटपटांग बात कर रहे हैं। हमको क्लीन बोल्ड करना, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू को क्लीन बोल्ड करना अब उनके शक्ति में नहीं है और इस बात को समझ गए हैं। इसीलिए यहाँ पर बिहार में ये लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप देखिए कि क्या कुंठा की स्थिति है कि कोई बड़ा नेता यहाँ जल्दी आना नहीं चाह रहा है। और जो लोग कुछ दिन पहले तक भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अपने आप को बताते थे, कहाँ हैं? 3-4-5 महीने में कहाँ दिख रहे हैं? इसलिए कि इनकी हवा गुम हो गई है। और बिहार में ये 2 शक्ति, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड, और उसके साथ जो दूसरी पार्टी है, चाहे हम पार्टी है और जितनी भी पार्टियां हैं, माले है, सीपीआई है, लेफ्ट पार्टी है, इसका जो गठबंधन बन गया है तो भाजपा अकेली पड़ गई है। पूरे भारत में बिहार अकेला राज्य है जहाँ पूरी तरह से भाजपा अकेले पड़ गई। सर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या देश के पीएम बनने के लिए मटेरियल है? इसमें क्या योगदान आएगा महागठबंधन का? सर देखिए, अब आप ये बताइए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार प्रधान के मुख्यमंत्री थे,
हाँ, तीसरा टर्म उनका शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री बन गए और बनने के मटेरियल आप लोगों ने सब लोगों ने बताने का काम किया। तो ये जो मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो 7वीं बार मुख्यमंत्री हैं। हाँ, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री है। इनकी देखिए महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे, पीएम के मटेरियल है। देखिए ये बात तो तब जब हम लोग नदी के पास पहुँचेंगे तब नदी क्रॉस करेंगे। सर अभी क्या मिशन है सर? अभी सीधा मिशन ये है कि भारत को एक रखना है, भारत को बहुरंगी रखना है। ये जो लोग भारत को एक रंगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयासों को विफल करना है, सामाजिक सौहार्द को बनाना है और सामाजिक न्याय को बढ़ाना है और ये जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, इसको बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री, एक बात फिर बहुत स्पष्ट मैं कर दूं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पे कोई राष्ट्रपति का शासन नहीं होता है, ये संसदीय व्यवस्था है। इसमें पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा एमपी चुन के आता है वो नेता चुनती है सदन का और वो प्रधानमंत्री होता है। तो जब हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार जी का, तो हर तरह से नीतीश कुमार जी किसी भी पद को पाने के लिए या उसकी इच्छा करने के लिए या उस पर बैठाने के लिए योग्य हैं। अभी आप सुन रहे थे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रत्याशी एवं राजद के वरिष्ठ नेता सैयद फैसल अली को, जो विशेषकर विकास के मुद्दे पर मीडिया से बात कर रहे थे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।